क्यों श्री रतन टाटा जी के कोई भी हेटर्स नहीं थे और आखिर कैसे टाटा ग्रुप्स लोकल से एक इंटरनेशनल ब्रांड बना। जय जगन्नाथ। टाटा ग्रुप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंडिया के ग्रोथ के पीछे। चलिए जानते हैं कैसे। आज से करीबन 200 साल पहले श्री नुसरवान जी टाटा अपना घर छोड़कर मुंबई आ गए थे और खुद कॉटन ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किए थे और अपने बेटे श्री जमशेद जी टाटा को पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि आगे चल के टाटा ग्रुप को एक पहचान देंगे और भारत को भी एक ऊंचाई देंगे। आज के दिन में प्रॉफिटेबल बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, पर टाटा ग्रुप्स ने बहुत लोगों का दिल भी जीता है। श्री जमशेद जी टाटा का जन्म साल 1839 में हुआ था। उसके बाद अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने पिता के साथ कॉटन ट्रेडिंग बिजनेस में वो लग पड़े थे। साल 1877 में उन्होंने नागपुर में इम्प्रेस मिल ओपन की और वहाँ कॉटन से बने कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू की। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वहाँ के वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा एब्सेंट रहते थे और काम को लेकर भी उतना सीरियस नहीं रहते थे। तो तभी श्री जमशेद जी टाटा ने वर्कर्स के लिए प्रोविडेंट फंड स्कीम निकाला, जिसका मतलब था कि अब वर्कर्स को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी और उनका मेडिकल चेकअप भी रेगुलर बेसिस पे होगा और स्पोर्ट्स डे, फैमिली डे जैसे इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किए, जहां किसी भी वर्कर का परफॉर्मेंस अगर अच्छा लगता था तो तब उन्हें रिवॉर्ड दिया जाता था। और इसी सब सुविधा के कारण वर्कर्स का एब्सेंट होना भी बंद हुआ और उनका काम में भी मन लगने लगा। अब आप शायद सोच रहे हैं कि ये तो कोई भी कंपनी कर सकती है, पर हम बात कर रहे हैं साल 1867 की, जहाँ पे ये सब एक बहुत बड़ी बात थी। उस वक्त हमारा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। श्री जमशेद जी ने ये सोचा कि अगर इंडिया को आज़ाद होना ही है तो उसे खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनानी ही चाहिए, तभी जाके हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। श्री जमशेद जी टाटा ने बहुत सारे अलग अलग बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना शुरू किया, जैसे कि पंचगनी के पहाड़ों में स्ट्रॉबेरीज की फार्मिंग शुरू की गई और आज भी पंचगनी की स्ट्रॉबेरीज और जैम फैक्ट्रीज मशहूर हैं। बेंगलोर और मैसूर में सिल्क ब्रीडिंग शुरू की गई, जिसके कारण आज हमारे पास फेमस प्रोडक्ट्स जैसे कि मैसूर सिल्क और बेंगलोर मैसूर सिल्क हैं। साल 1898 में द ताज होटल बनाया गया मुंबई में और 1903 में होटल को पहली बार पब्लिक के लिए ओपन किया गया और ये पहली बिल्डिंग बनी मुंबई में जिसने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया था। उनका सबसे बड़ा इनिशिएटिव था स्टील प्लांट। भारत ने खुद स्टील मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया। श्री जमशेद जी टाटा को ये पता था कि अगर भारत की ग्रोथ चाहिए तो स्टील की ज़रूरत है। रेलवेज, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे काम के लिए स्टील की ज़रूरत थी। उन्होंने भारत के कई हिस्सों में आयरन की खोज शुरू कर दी। लगभग 17 साल लगे और असफलता भी प्राप्त हुई, पर फिर साल 1899 में बंगाल प्रोविंस में रिच आयरन पार्टिकल्स उन्हें मिल गया और उन्होंने इमीडिएटली आयरन ओर माइनिंग और स्टील प्लांट सेटअप कर दिया। पर उनका ये सपना, जहां वो इंडिया में स्टील बनते देखना चाहते थे, वो अधूरा रह गया क्योंकि उनकी मृत्यु साल 1904 में हुई थी। श्री जमशेद जी टाटा के सपने को आगे बढ़ाते हुए श्री डोरब जी टाटा, उनका मानना ये था कि भारत एजुकेशन और साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा पीछे है और इसके साथ उन्होंने साल 1909 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की शुरुआत की, मैसूर के राजा कृष्ण राजा वाडियर की मदद के साथ। आगे चलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम और फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट हंसा को लॉन्च किया और श्री डोरब जी टाटा ने अपने पिता का वो अधूरा सपना साल 1910 तक पूरा किया। उन्होंने स्टील प्लांट के लिए 23 करोड़ की आईपीओ अनाउंस की। उसी दौरान देश में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था और अराउंड 8000 लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया। कंपनी का नाम टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी रखा गया,
जिसे हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं। 2 साल बाद वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होता है। ब्रिटिश को स्टील की बहुत ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ टाटा स्टील बहुत बड़ा सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील की यूज ब्रिटिश टैंक्स, वेपन्स और रेलवे ट्रैक्स को बनाने में किया जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिशर्स ने ये कहा, टाटा स्टील सेव्ड अस। हमारी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि बम्स भी टैंक्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाई और इनके साथ ग्रेट ब्रिटेन में टाटा स्टील का नाम बहुत बड़ा बन गया था और जिस शहर में स्टील की प्रोडक्शन हो रही थी उस शहर का नाम जमशेदपुर रखा गया और रेलवे स्टेशन का नाम टाटा नगर। गोवा और महाराष्ट्र के बॉर्डर में पड़ने वाले दूध सागर के यूज करके हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना था, तो श्री दोरबजी टाटा ने अराउंड 7,000 वर्कर्स को इंक्लूड करके आर्टिफिशियल डैम्स, लेक्स और चैनल्स बनाए। साल 1911 में प्लांट रेडी हुआ, पावर भी जनरेट करना शुरू किया गया। मुंबई और देश के कई फैक्ट्रीज में इस पावर को यूज किया गया, जिसे हम आज टाटा पावर के नाम से जानते हैं। श्री दोरबजी टाटा के लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने कई सेक्टर्स में खुद को डाइवर्सिफाई किया था। साल 1938 में उनके बाद टाटा ग्रुप के अगले चेयरमैन बने फैमिली के एक यंग मेंबर श्री JRD टाटा। वो पहले से ही टाटा ग्रुप में थे और टिस्को में काम सीख रहे थे। उन्हें एविएशन इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था, तो साल 1932 में उन्होंने टाटा एविएशन सर्विसेज की शुरुआत की थी। ये एयरलाइन पैसेंजर्स और कार्गो को ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली पहली एयरलाइन कंपनी बनी और इसकी पहली फ्लाइट को खुद सर JRD टाटा ने ही उड़ाया था। साल 1939 में उन्होंने केमिकल फैक्ट्री की शुरुआत की गुजरात के मीठापुर में, जहां पे सोडा ऐश और कॉस्टिक सोडा जैसे मैन्युफैक्चर किए, जो कि ग्लास टेक्सटाइल, सोप्स और डिटर्जेंट जैसे एसेंशियल प्रोडक्ट बनाने में यूज किए जाते थे। और इसी के साथ टाटा केमिकल्स की शुरुआत हुई थी। उसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से एयरलाइन सर्विसेज बंद हो गई थी, पर वॉर खत्म होते ही श्री JRD टाटा ने फिर से कंपनी की शुरुआत की थी साल 1946 में और इसके साथ एयर इंडिया की शुरुआत हुई थी। अभी तक हमने जितनी भी बात की है वो सारी इंडिपेंडेंस के पहले की है। आफ्टर इंडिपेंडेंस उस वक्त सोशलाइजेशन का डिमांड था, तो भारत सरकार ने एयर इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया था, जिसके कारण एयर इंडिया का डाउनफॉल शुरू हुआ। उनकी सर्विस क्वालिटी भी खराब होने लगी और श्री JRD टाटा बहुत निराश हुए, पर भारत सरकार ने श्री JRD टाटा को एयरलाइंस लीड करने का ऑफर दिया और उन्होंने भी खुशी खुशी इसे एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त भारत में कोई कॉस्मेटिक ब्रांड्स नहीं थे और उन्होंने उसी दौरान लैक्मे की शुरुआत की। लैक्मे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब है लक्ष्मी। उन्होंने कई सेक्टर्स में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड किया। साल 1945 में टाटा मोटर्स का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पे चलने वाली लोकोमोटिव इंजन्स। साल 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS की शुरुआत हुई और ये पूरे देश में वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर भी थे। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, सॉल्ट का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर्स में भी बहुत बड़ा रोल प्ले किए। श्री JRD टाटा पूरे 52 इयर्स के लिए टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और इसी दौरान 95 कंपनी रजिस्टर्ड थी और 24,000 करोड़ का रेवेन्यू था और करीबन 2,70,000 एम्प्लॉय थे। JRD टाटा के बाद अब टाटा ग्रुप के लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग मेंबर को चुना गया, नन अदर देन श्री रतन टाटा। टाटा ग्रुप को ज्वाइन करने से पहले श्री रतन टाटा USA में पढ़ाई कर रहे थे। तभी श्री JRD टाटा का लेटर उन्हें मिला और वो इंडिया वापस आके टाटा स्टील को ज्वाइन किए। चेयरमैन बनने से पहले उन्होंने एम्प्रेस मिल को लॉस से निकालकर एक प्रॉफिटेबल बनाया था।
नेल्को, इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो कि रेडियोस, टेलीविजन एक्सेट्रा मैन्युफैक्चर करती थी। साल 1971 में नेल्को का मार्केट शेयर 2% तक गिर चुका था, जबकि उनका शेयर 20% तक हुआ करता था। श्री रतन टाटा ने रेडियोस की मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दी और नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट किए, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, और 3 साल के अंदर उसका रेवेन्यू 3 करोड़ से इंक्रीज करके 200 करोड़ किया गया था। और साल 1991 में श्री रतन टाटा जब चेयरमैन बने तो उन्हें लगा कि टाटा ग्रुप टेक्नोलॉजी में पीछे छूट रहा है, और इसी माइंडसेट के साथ उन्होंने सोचा कि इंडिया के पास ऐसा कोई कार नहीं कि जिसका डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक इंडिया में हो। तो साल 1995 में श्री रतन टाटा ने फुल्ली इंडियन मेड कार बनाने की सोची, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी। एक नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए $2 बिलियन की ज़रूरत थी, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट था। टाटा मोटर्स ने ऑस्ट्रेलिया में पुराना निसान का प्लांट खरीदा, वो भी आधे प्राइस में। पूरे प्लान को डिसमेंटल करके इंडिया के पुणे शहर में लाया गया और रीबिल्ड किया गया और कार बनाने में लग पड़े। एंड फाइनली साल 1987 में टाटा मोटर्स की पहली गाड़ी आती है, इंडिका। देन श्री रतन टाटा ने देखा कि टीसीएस का फोकस इंडियन कंपनीज को एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे कि डाटा एंट्री एंड बुक कीपिंग देने में था, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल का काम था। तो टीसीएस का काम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से शिफ्ट करके सॉफ्टवेयर सर्विसेज पे लाया गया, जिससे टीसीएस ने इंडिया और इंटरनेशनल के कई कंपनीज के लिए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाए। श्री रतन टाटा ने टीसीएस का आईपीओ भी अनाउंस किया, जिससे टीसीएस को फंडिंग भी मिली, और इसी कारण टीसीएस आज भी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। श्री रतन टाटा ने मिडिल क्लास की दिक्कत देखी। उन्हें पता था कि वो एक कार अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने कुछ ऐसा सोचा शायद जो कोई दूसरी कंपनी नहीं सोचती। उनका एक सपना था कि वो एक ऐसी कार लॉन्च करेंगे जिससे कोई भी मिडिल क्लास लोग खरीद सके, और इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कार अनाउंस किया, टाटा नैनो, वो भी सिर्फ 1 लाख में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाटा नैनो एक बड़ी फेल्यूर थी। हमारे देश में कार को स्टेटस सिंबल की तरह यूज किया जाता है, जिसके पास जितनी महंगी और बड़ी कार उसे इज्जत से देखा जाता है, और नैनो कार्स के ओनर खुद भी एम्बैरेस्ड फील करने लगे। टाटा नैनो की खास बात ही थी उसका कम प्राइस, और उसके डिजाइन्स के कारण लोग उसे चीपेस्ट कार, मैच बॉक्स और कवर्ड ऑटो रिक्शा उसका नाम रखने लगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उस वक्त एज अ कस्टमर हम फेल हुए। साल 1991 में जब श्री मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब उन्होंने अनाउंस किया था कि इंडिया अब लिबरलाइज हो रहा है, तो अपने मार्केट को फॉरेन कंट्रीज के लिए ओपन कर रहा है। तो श्री रतन टाटा ने टाटा सन्स के ओनरशिप बढ़ाने लगे, और सारे टाटा ग्रुप की सब्सिडरीज में ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई फॉरेन कंपनी टाटा को खरीद ना सके, और ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, और इसी कारण टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनीज एक्वायर करना शुरू किया, जैसे कि टेटले, कोरस, जैगुआर लैंड रोवर और कई ऐसी कंपनीज को। श्री रतन टाटा की लीडरशिप में जो सक्सेस टाटा ग्रुप ने देखी है वो बहुत बड़ी है। चाहे वो टाइटैन के जरिए वर्ल्ड की स्लिमेस्ट वॉच हो, टीसीएस का वर्ल्ड का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बना हो, या टेलीविजन मार्केट को डिसरप्ट करने के लिए टाटा स्काई लॉन्च करना हो। श्री रतन टाटा ये कहा करते थे कि अगर देश चलना है तो अकेले चलो, पर अगर दूर तक चलना है तो सबको साथ लेकर चलो। आज हमारे बीच श्री रतन टाटा नहीं है, पर उनकी यादें और दुनिया को सिखाई गई उनकी काइंडनेस हमेशा रहेगी। जैसे स्ट्रे डॉग्स को अलाउ किया जाता है द ताज होटल के लॉबी के अंदर,
उनकी डोनेशंस और कई ऐसी सीख जो हमें हमारी पूरी ज़िंदगी तक याद रहेंगी। आजकल बहुत सारे नामी दामी बिजनेसेस हैं, पर टाटा ग्रुप की तरह देश और लोगों के बारे में शायद ही कोई सोचता होगा। किसी ने सच ही कहा है कि बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही नॉलेजेबल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके सचमुच को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको 1971 में हुए इंडो-पाक वॉर के बारे में जानना है तो आप इस पर क्लिक करके हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं।